प्यारे बच्चों, आज का जो सेकंड चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए दूसरे भाग का, उसमें इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, हमने पहले अल बरूनी के बारे में पढ़ा। इब्न बतूता जो मोरक्को के तंजीर का निवासी था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्राएं की और भारत के समाज को उसने जो देखा, भारत की जो खासकर दास व्यवस्था को उसने देखा। इसके अलावा उसने सुल्तान के दरबार को देखा, अनेक देशों की उसने जो यात्राएं की, उन सब का वर्णन उसने अपने ग्रंथ रिहला के अंदर किया है। तो रिहला के बारे में जानेंगे और इब्न बतूता के बारे में इस लेसन के अंदर हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सेकंड भाग, उसका फर्स्ट चैप्टर और इब्न बतूता से संबंधित जो शुरुआती 2.1 है उसको आप निकालिए और कुछ चीज़ें इब्न बतूता ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रिहला या रहेला कहा जाता है। हालांकि ये जो ग्रंथ है वो इब्न बतूता के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस ग्रंथ को मोरक्को के जो शासक थे उनके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति जिसका नाम इब्न जुजाई था, उसके द्वारा लिखा गया है और ये अरबी में लिखा गया है। अरबी भाषा में रिहला ग्रंथ है वो लिखा गया है इब्न बतूता का। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, याद रखिए 14वीं शताब्दी, जब ये तुगलक वंशी शासक मोहम्मद तुगलक के काल में भारत आया, उस काल में भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था उसकी प्रचुर जानकारी जो है वो इब्न बतूता के ग्रंथ रिहला के अंदर मिलता है। ये जो इब्न बतूता है ये AI जनरेटेड पिक्चर है। ये मोरक्को जो अफ्रीका के अंदर पड़ता है उसके तंजीर का निवासी था, मोरक्को के तंजीर का निवासी। और इब्न बतूता का जो परिवार है वो शरिया या शरीयत जो कानून है, इस्लामी कानून जो शरीयत कहलाती है, उसका जानकार था। और लगभग उसके सारे ही परिवार के जो लोग हैं वो इस्लामी कानूनों की जानकार थे, बहुत अच्छी उनकी महारत हासिल थी। और इब्न बतूता को भी बहुत छोटी सी उम्र में शरीयत की जानकारी हो गई थी। 22 साल की आयु में इब्न बतूता ने अपना घर छोड़ दिया था, केवल 22 साल की एज में। और बहुत ही कम उम्र में, जब 22 साल की अवस्था में उसने घर छोड़ा, उससे पहले उसने तमाम जो साहित्य था, जो शास्त्र थे, इस्लामी शास्त्र, उनकी बहुत अच्छा उनका अध्ययन कर लिया था, उनको कंठस्थ कर लिया था और उसके बारे में उसने विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद उसने अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। 1354 ईस्वी में 30 साल की यात्रा के बाद 22 वर्ष का जो था इब्न बतूता, उस समय उसने घर छोड़ा और 30 साल की आयु प्राप्त करने के बाद 30 साल की उसने यात्राएं की और 30 साल की यात्राएं करने के बाद में उसने अपने घर की वापसी की थी। और वापसी के बाद उसने जो रिहला है वो ग्रंथ है इब्न जुजाई के द्वारा लिखवाया था। अनेक देशों की यात्रा उसने की थी, बहुत सारे देशों की यात्रा करने का शौकीन था, उसकी रुचि थी, उसकी हॉबी थी यात्राएं करना। और उसको हठीला यात्री भी कहा जाता है। एक तरीके से वो जो आपके विदेशी यात्री थे या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं, हठीला यात्री था ये। अब इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसके अंदर उसने उन चीज़ों को महत्व दिया है। उसने ये लिखा है कि जो अनुभवजन ज्ञान है, जो अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, एक्सपीरियंस से, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। किताबी ज्ञान है वो एक जगह बैठ के आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस किताबी ज्ञान से बेटर जो ज्ञान है वो अनुभवजन्य है, यानी आप चीज़ों को देखकर समझकर उसके प्रति जो धारणा बनाते हो वो ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा इब्न बतूता मानता था। और इसी धारणा के कारण उसने बहुत लंबी यात्राएं की थी। अब उसका पूरा नाम क्या है इब्न बतूता का? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-लवाती अल-तंजी, ये उसका पूरा नाम है। दोबारा देखें, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-लवाती अल-तंजी। अल-लवाती लवाती कबीले से था और तंजीर का निवासी था, इसलिए इसको अल-तंजी कहा जाता है। शॉर्ट में हम इब्न बतूता इसे कहते हैं। सामान्य जानकारी, रिहला जो अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है, इब्न जुजाई के द्वारा लिखा गया था।
वृत्तांत इब्न बतूता ने बताए थे। 14वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को यदि समझना है तो हमें इब्न बतूता के रिहला के जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, उनको पढ़ना चाहिए। मोरक्को के तंजीर का निवासी था और यहाँ से शरीयत जो कानून था, इस्लामी कानून, उसका जानकार था। उसका पूरा परिवार ही एक तरीके से सारे लोग के जानकार थे। आज के ज़माने में देखें तो सारे LLM कर रखा था उन सब लोगों ने इस्लामी कानून में, और उस परिवार का सदस्य था। घर में एक माहौल ही उसके ऐसा ही रहा होगा। 22 साल की एज में उसने घर छोड़ा और घर छोड़ने से पहले लगभग उसने साहित्य और शास्त्रों की जानकारी प्राप्त की। 30 साल तक 1354 में वो वापस घर आया। तब तक उसने दुनिया भर की यात्राएं की। हठीला यात्री ये कहा जाता है। इब्न बतूता ये मानता था कि अनुभवजन्य जो ज्ञान है, अनुभव से जो प्राप्त किया ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा नाम बहुत लंबा है इसका। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल लवाती अल तंजी। लवाती कबीले का था, अल तंजी है क्योंकि तंजीर का निवासी था, इसलिए इसका ये नाम भी है। तो इब्न बतूता के बारे में सामान्य जानकारी। अभी ये जो रिहला है इसका भी बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया। तुफ़े अन-नुजार फ़ी ग़रायब अल अमसार व अजायब अल असफार, यानी इसको सीधे अरबी में लिखा गया है। हिंदी में लिखें तो नगरों की विचित्रताओं और यात्राओं के चमत्कारों का उपहार रिहला को कहा जाता है। संक्षेप में इसको रहला या रिहला कहा जाता है। यानी नगरों की विचित्रताओं और यात्राओं के चमत्कारों का उपहार रिहला ग्रंथ है। ये वास्तविक रिहला ग्रंथ नहीं है। अरबी के अंदर किसी वास्तविक जो उसका ग्रंथ था इब्न जुज़ई के द्वारा लिखा गया, उसको अनुवाद किया हुआ या उसकी कोई कॉपी निकाली हुई या उसके जो प्रकाशन जो आगे से आगे छपे, कहीं न कहीं उसकी पिक है। इब्न बतूता ने खुद ये किताब नहीं लिखी। अभी आपको बताया गया था, उन्होंने अपनी यात्राओं की बातें मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर एक विद्वान था इब्न जुज़ई, उसको सुनाई थी, और इब्न जुज़ई या जुज़ई के द्वारा ही अरबी भाषा के अंदर ये लिखा गया था। जब वो दुनिया भर की यात्राएं करके 30 साल बाद जब मोरक्को पहुंचा तो वहाँ के जो सुल्तान है उसको उसने सारी बातें बताई। तो उस मोरक्को के जो सुल्तान थे उनके आदेश पर इब्न जुज़ई या जुज़ई के द्वारा अरबी के अंदर ये रिहला ग्रंथ या तुफ़े अन-नुजार फ़ी ग़रायब अल अमसार व अजायब अल अफसार, या हिंदी में यूँ बोले तो नगरों की विचित्रताओं और यात्राओं के चमत्कारों का उपहार, यानी रिहला ग्रंथ उसके द्वारा लिखा गया था। इसमें से कुछ घटनाएं बढ़ा चढ़ा कर या बदली हुई लगती है। इसकी कुछ घटनाएं बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश की गई है इसके अंदर रिहला में। प्राचीन अरबी हस्तलिखित जो संस्करण है, आज भी हस्तलिखित संस्करण जो रिहला के हैं, वो मोरक्को में, काहिरा में, दमिश्क और पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में आज भी रखे गए हैं। मोरक्को का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है काहिरा मिस्र में है, सीरिया के दमिश्क में, और पेरिस फ्रांस के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वहाँ पर इसके हस्तलिखित संस्करण, पांडुलिपि जिसको कह सकते हैं हम, वो आज भी विद्यमान है। तो मोटे रूप से रिहला इब्न जुज़ई के द्वारा लिखा गया, मोरक्को के सुल्तान के आदेश के बाद लिखा गया। इसमें इब्न बतूता ने अपने 30 साल के यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, बताए हैं। हिंदी में इसको नगरों की विचित्रताओं और यात्राओं के चमत्कार का उपहार कहा जाता है। हालांकि इस किताब में कुछ कपोल कल्पित बातें भी लिखी गई है। अब कुछ यात्राएं, चूँकि इब्न बतूता 30 साल घुमा और लगभग उसने 1,20,000 किलोमीटर की यात्राएं की। जिस समय वो यात्राएं कर रहा था उस समय आधुनिक यात्राओं के साधन नहीं थे, गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल या फिर हवाई यात्राएं तो थी नहीं। उस समय आदमी ऊँटों पर, घोड़ों और गद्दों खच्चरों पर घुमा करते थे और तमाम प्रकार की यात्राओं की दिक्कत थी। उस काल में भी उसने 1,20,000 किलोमीटर की लगभग यात्राएं की जीवन काल के अंदर, लगभग 1,20 के आसपास। 1332-33 में भारत की यात्रा करने से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान, इन क्षेत्रों की यात्राएं कर चुका था और कुछ पूर्वी अफ्रीका के जो तटीय बंदरगाह हैं उनका भ्रमण कर चुका था। अब ये जो मोरक्को का जो निवासी था, इसमें यदि आप देखो तो ये मोरक्को है, यहाँ का निवासी था
और यहाँ से जब ये चला तो यहाँ मध्य एशिया के अंदर आप देखो तो ये जो आपका मक्का मदीना है उसकी यहाँ की यात्राएं, यमन और यहाँ की यात्राएं, ईरान जो फारस है यहाँ की यात्राएं, इस क्षेत्र की वो यात्राएं लगभग कर चुका था कंप्लीट। और ये जो अफ्रीका का पूर्वी तट है यहाँ की यात्राएं भी उसने कर ली थी। इसके बाद वो भारत आया था। 1333 में सिंध के रास्ते उच्छ और मुल्तान होते हुए दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद में उसने सिंध का जो रास्ता है, पाकिस्तान पड़ता है सिंध, यहाँ से होते हुए दिल्ली आया था। और दिल्ली में तत्कालीन जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके द्वारा उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली में जब आया वो, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, हमने कई बार पढ़ लिया है। जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया तो वो विद्वान व्यक्ति था, विधि का जानकार था, इस्लामी कानूनों का जानकार था, और सल्तनत काल में जो शरीयत के हिसाब से कानूनी फैसले लिए जाते थे। और जब वो आया तो उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, क्योंकि उसका परिवार तो पूरा ही इस्लामी कानूनों का जानकार था, और तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या चीज़ें पढ़नी है? जीवन काल में 1,20,000 किलोमीटर की यात्राएं की। 32-33 में वो जो भारत की यात्रा करने से वो पहले उसने मक्का मदीना की यात्रा की, और सीरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान का जो क्षेत्र है, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा, यमन और ओमान के क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका के बहुत सारे बंदरगाहों की यात्रा की। भारत जब वो आया तो सिंध से उच्छ और मुल्तान होते हुए वो दिल्ली आया, और जब दिल्ली आया तो मोहम्मद बिन तुगलक जो तात्कालिक सुल्तान थे, उन्होंने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बना दिया दिल्ली का। राजकीय सेवा में तुगलक के साथ मतभेद हुए। हमने पहले भी पढ़ा था कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो अपनी कुछ पॉलिसी थी जो समय से आगे थी, वो सारी फेल हुई, और उसका व्यवहार है वो भी ठीक नहीं था, सन की स्वभाव का था, और उसने तो उसको तुगलक के साथ मतभेद हुए, और उस मतभेद के कारण है उसको जेल में नज़रबंद कर दिया गया। यानी एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को जेल में, तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। सारी बातें थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मतभेद थे, कुछ विचार थे, उन विचारों से वो सहमत नहीं था, कुछ उसके संबंध थे जिन लोगों से जिनसे मोहम्मद तुगलक उनको लायक नहीं करता होगा, उसके कारण उसको जेल में डाला गया। हालांकि बाद में इब्न बतूता ने देख लिया कि भाई इसका स्वभाव ठीक नहीं है, और उसने उसके साथ पेचअप किया, और उसके साथ उसका एक तरीके से राजीनामा हुआ, और उसके बाद उसकी सेवाओं की पुनः स्थापना कर दी गई, यानी उसको दोबारा काजी नियुक्त कर दिया गया। चूँकि इब्न बतूता बहुत विद्वान व्यक्ति था और उसको पता चला कि भाई यहाँ जीवन खतरे में है, तो उसने पुनः वहाँ से निकलना उचित समझा, और 1342 ईस्वी में चीन के मंगोल जो राजा थे उनके दरबार में दूत के रूप में इब्न बतूता की नियुक्ति कर दी गई कि आप चीन जाइए, और तुगलक के दूत के रूप में आप चीन के मंगोल राजा से मिले। चूँकि वो पिंड छुड़वाना ही चाहता था, एक बार वो जेल की यात्राएं कर चुका था, इसलिए इब्न बतूता ने वहाँ से रवानगी करना ठीक समझा। चीन की यात्रा से पहले इब्न बतूता वो तो घूमने फिरने वाला आदमी था। देखो कहाँ घूम लिया, मालाबार तट, मालदीव, श्रीलंका, बंगाल और असम की यात्रा उसने कर ली। चीन की यात्रा से पहले उसने सबसे पहले ये मालाबार तट है जो आपका है केरल के आसपास का, जो कोरोमंडल तट इस साइड वाला, ये मालाबार जो तट है यहाँ रहा, यहाँ से वो मालदीव आया। और जैसा इसमें लिखा गया है कि मालदीव में भी वो 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, विद्वान व्यक्ति था, तो मालदीव में भी वो 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। और वहाँ से फिर वो दोबारा भारत की ओर आया, और भारत में वो पुनः श्रीलंका गया, मालदीव से श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में वो आसाम और बंगाल की उसने यात्राएं की। आसाम और बंगाल की यात्राएं करने के बाद वो सुमात्रा आया, और यहाँ से वो चीन की ओर उसने प्रस्थान किया। तो ये यात्रा क्रम है। मालदीव में 18 साल 18 महीने काजी के पद पर वो रहा। चीन जाने से पहले उसने सुमात्रा की यात्रा की, और वहाँ फिर चीनी नगर जायतून, या जिसको क्वानझू कहते हैं, ताइवान के बिल्कुल इस साइड में यहाँ पड़ता है क्वानझू, वहाँ वो पहुँच गया था। और चीन की यात्रा के बाद उसने 1347 में पुनः अपने स्वदेश लौटने का निश्चय किया। और उसकी जो तुलना है वो इब्न बतूता की जो तुलना है
वो प्रसिद्ध यात्री, वेनिस का प्रसिद्ध यात्री, आपको पता है वेनिस में सड़कों की जगह नावें चलती है, वो बहुत शानदार वेनिस शहर, वहाँ के एक यात्री थे मार्को पोलो, जो 13वीं शताब्दी में चीन आए थे। उनकी यात्रा की बराबरी या उनसे तुलना की जाती है। तो अब इसको दोबारा देखिए, राजकीय सेवा में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में रहा और वहाँ उसको एक तरीके से मतभेद होने के बाद नज़रबंद किया, जेल में डाला। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से उसने पेचअप किया, राजीनामा किया और पिंड छुड़वा के वो वहाँ से निकलने की कोशिश में था। 1342 में वो चीन की यात्रा के लिए मंगोल शासक के दरबार में तुगलक के दूत के रूप में जाना उसने पसंद किया। चीनी यात्रा से पहले सीधे चीन की ओर, दिल्ली से चीन की ओर नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने चीन की यात्रा कर ली। वहाँ से वो दिल्ली से वापस मालाबार तट आता है, मालाबार तट से वो मालदीव जाता है, मालदीव में यहाँ 18 महीने वो काजी रहता है और वहाँ से भी वो वापस श्रीलंका जा रहा है। श्रीलंका से उसने यात्राएं बंगाल और आसाम की और वहाँ से वो गया सुमात्रा और सुमात्रा से उसने जायतून या क्वांजू, जो ताइवान के यहाँ एकदम सामने है, जो उसका बहुत बड़ा बंदरगाह है, वहाँ की यात्रा की। और उसके बाद में कहते हैं कि उसने चीन की विस्तृत यात्राएं की, बीजिंग तक वो गया। चीन की विस्तृत यात्राएं इब्न बतूता के द्वारा की गई। यहाँ से वापस वो रवाना हुआ, एक भारत से होते हुए वो वापस अपने जो मूल देश है मोरक्को, वहाँ वो चला गया, जहाँ उसके जो शासक है, सुल्तान है मोरक्को के, उनके निर्देश पर इब्न जुज़ई के द्वारा उनका यात्रा वृत्तांत लिखा गया। उसकी तुलना प्रसिद्ध वेनिस के यात्री मार्को पोलो से की जाती है। वेनिस जो शहर है वो सड़कों की जगह वहाँ नावें चलती है और सड़कों की जगह पानी है। बहुत ही सुंदर शहर है, ऐतिहासिक नगर है। अब यात्री की जो चुनौतियाँ, यात्राओं के समक्ष क्या चुनौतियाँ थी उस समय जब इब्न बतूता ने यात्राएं की, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी थी। उसने लिखा है रियला में कि 14वीं शताब्दी में यात्रा जोखिमों और कष्टों से भरी हुई थी। हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, बहुत समस्याएं थी। मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, सिंध से दिल्ली 50 दिन और दौलताबाद से दिल्ली 40 दिन और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन की दूरी पर था। देखें, मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, सिंध से दिल्ली 50 दिन, दौलताबाद से दिल्ली 40 दिन और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन की दूरी पर था। अब दूरी को अपन कैसे मापेंगे कि प्राय एक यात्री है वो 25 से 30 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करते थे। अपने लवाजमे के साथ, घोड़े गधे खच्चरों के साथ, अपने काफिले के साथ वो जाते थे। 25-30 अनुमानित जो है एक दिन में वो निकाल लिया करते थे। तो जो लगभग 1100 किलोमीटर की जो दूरी है वो 40-50 दिन में वो तय कर लेते थे। इब्न बतूता के अनुसार उसके साथ कई बार लूटपाट हुई और डाकुओं के गिरोह के द्वारा उसके काफिले पर हमला किया, आक्रमण किया गया। अनजान भौतिक प्रदेश से वो लोग गुजरा करते थे और डाकू वगैरह जो लूटमार छापामारी पद्धति से किया करते होंगे, कहीं जंगलों में पहाड़ों में छुपे रहते और काफिले को लूट लिया करते थे। और उसने ये भी लिखा है कि मुल्तान और दिल्ली की यात्रा के समय हमले में उसके कई साथी मारे गए, बहुत सारे साथी उसके मारे गए। वो उन भाग्यशाली लोगों में था जो जान बचाने में कामयाब रहे। जब लड़ाइयाँ एक तरीके से लंबे काफिले में आप आ रहे हो, आज की तरह पुलिस प्रशासन तो वायरलेस वाला सिस्टम तो था नहीं, यात्राओं पर यात्रीगण जो थे वो अनजान थे, उन रास्तों से भी अनजान हुआ करते थे। वहाँ के लोगों की क्या कल्चर है, क्या उनकी परंपरा है, क्या सामाजिक सिस्टम है उनका, उसको नहीं जानते होंगे। और यात्रीगण है उन पर कई बार अटैक कर दिया जाते थे। वहाँ के जो लुटेरे और डाकू वगैरह, बहुत सारी झड़पें होती थी। उन झड़पों में जो है वो हमने चीनी यात्री वैनसांग के बारे में पढ़ा था कि उसको भी वो लोग मार देते, देवी के सामने उसकी बलि दे देते। उसी प्रकार से ये लोग जो है वो कबीलाई लोग कई बार है वो यात्रियों को मार भी देते थे। यात्री लूट के अलावा भी कई चीज़ों से परेशान थे। एक तो बीमारी, जब यात्रीगण बीमार होते थे तो आधुनिक चिकित्सालय तो थे नहीं और यहाँ के हिसाब से उसको जो उस समय की जो उपलब्ध जो आयुर्वेद की जो भी दवाइयाँ हैं वो दी जाती होगी और वो यात्राओं के बीच में, बड़े रास्तों के बीच में, लंबे रास्तों के बीच में उनको नहीं मिलती होगी। तो बीमारी से वो लोग प्राय समस्याग्रस्त हो जाते थे।
एक यात्रीगण एक ग्रह आतुर हो जाते, यानी उनके दिमाग में सेट हो जाता घर जाना है। अब घर जाने का माइंड सेट हो गया तो तत्काल जा नहीं पाते, बड़ी समस्याएं होती हैं उनके सामने। तो घर जाने की जो चेष्टा है वो भी एक प्रकार की बीमारी थी। इस प्रकार की भावनाओं से भी पीड़ित हो जाते थे। डाकुओं से तो पीड़ित थे ही थे, डाकुओं से थे, लुटेरों से थे, इसके अलावा बीमारी से परेशान थे। और घर जाने की जो उत्कंठा या फिर आशा जाग गई कि अब तो घर ही जाना है। और 30 साल में वो पहुंचा इब्न बतूता, तो समय लग जाता। तो ये भी एक समस्या थी, उसने लिखा है। इसके अलावा एकाकीपन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एकाकीपन, आप जा रहे हो, नए परिवेश में जा रहे हो, आप मोरक्को से हो, आपके साथ मोरक्को का दूसरा कोई नहीं है। आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ स्वागत वगैरह, एक जगह इब्न बतूता ने लिखा है कि जब वो कहीं जा रहा था तो उसका वहाँ स्वागत नहीं किया गया तो बड़ा मायूस हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब इस बात को देखा किसी दूसरे ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने, तो उन्होंने उसका स्वागत किया, सत्कार किया, तो थोड़ा उसको खुशी हुई। एकाकीपन भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एकाकीपन था, बीमारी थी, यात्री गृह आतुर हो जाते, डाकू और काफिले वगैरह लूट लिया करते थे। ऐसी बातें उसने रिहला के अंदर लिखी है। पॉइंट 5 में देखिए आप, 5 जो आगे है, इब्न बतूता और अनजाने को जानने की उत्कंठा, इसको देखिए 5 पॉइंट में। जब इब्न बतूता ने यात्राएं की भारत की, उस समय भारत है वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। एक तरीके से आप इसको देखें तो दुनिया से कहीं न कहीं उस समय की यदि देखें तो कहीं न कहीं वो मध्य एशिया से और कहीं न कहीं यूरोपियन कुछ देशों से वो जुड़ा हुआ था। भारत वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। जब इस समय ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तो खोजें हुई नहीं थी, अफ्रीका से और यूरोप और एशिया, 3 महाद्वीपों के बारे में लोग जानते थे। कहीं न कहीं इसमें जो भी साम्राज्य थे उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ था भारत का लोग या भारत के शासक। इब्न बतूता की यात्राएं मैंने लिखा इब्न जुज़ाई के द्वारा लिखित है, जिसमें नवीन संस्कृतियां जहां वो गया था, 30 साल की यात्राएं की इब्न बतूता ने, नई नई संस्कृतियां उसने देखी, उनके बारे में, लोगों की आस्थाओं के बारे में, लोगों की मान्यताओं के बारे में इब्न बतूता के द्वारा अभिमत सावधानी पूर्वक लिखे गए हैं। जो इब्न बतूता ने जो चीज़ें बताई गई आस्थाओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में, जो 30 साल में उसने अनुभव किया दुनिया में घूम के, वो सारी बातें उसने इब्न जुज़ाई के द्वारा रिहला में लिखी गई है। इब्न बतूता के द्वारा अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की गई। क्या देखा गया? लोगों के पूजा स्थल देखे गए, विद्वान और वहाँ के जो विद्वान शासक है उन लोगों के साथ उसने बड़ा समय बिताया। विद्वान व्यक्ति था, बड़े लोगों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया और अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ भी उसने समय बिताया और बहुत सारे लोगों के साथ उसने सूचनाओं का आदान प्रदान किया। क्या था? जहाँ भी हो गया वहाँ निश्चित रूप से मान्यताएं अलग थी, आस्थाएं लोगों की अलग थी, लोगों के पूजा स्थल अलग थे, जो अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा पद्धति सब जगह अलग थी। वहाँ के राजा थे, बड़े विद्वान लोग थे, उनके साथ भी उसने समय बिताया। इसके अलावा काजी के पद पर रहा, दिल्ली के काजी पद पर, बहुत ही प्रतिष्ठित पद था दिल्ली का काजी, जहाँ सुल्तान बैठता है तुगलकाबाद में, वहीं दिल्ली के काजी के पद का बहुत बड़ा एक तरीके से वो सम्मानजनक पद था, वहाँ पर वो रहा। तो अनेक लोगों से मिलना हुआ, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिला, अनेक प्रकार के विचार सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और उन सूचनाओं को उसने इब्न जुज़ाई के द्वारा अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत रिहला के अंदर लिखवाया। कुछ तथ्य से वो प्रभावित हुआ, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो अपरिचित था। बहुत सारी भारत के अंदर ऐसी चीज़ें मिली जिनसे वो परिचित नहीं था, पहली बार उसने वो चीज़ें देखी। और कुछ रोचक चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे कि उसने उनके बारे में विस्तार से लिखा भी था। तो बहुत सारी अपरिचित चीज़ों के बारे में लिखा, कुछ तथ्यों से वो बहुत प्रभावित हुआ, उनके बारे में भी उसने लिखा। तात्कालीन एक बार और देख लें आप, ये जो भारत है यहाँ से मोरक्को से वो आया है और मोरक्को से आने से पहले आप देखिए यहाँ उसने मक्का मदीना की यात्राएं की है। वो इराक भी गया है, मेसोपोटामिया उस समय का, ओमान, यमन, यहाँ की यात्राएं उसने की, सीरिया में वो गया है और उसके बाद वहाँ से वापस वो भारत जब आया तो उसने सिंध के रास्ते से उच्च और मुल्तान से वो दिल्ली गया है और उसके बाद वो दिल्ली में जब उसको तुगलक ने बंदी बना लिया और फिर छूट छाट के भागा चीन की यात्रा के लिए वहाँ के दूत के रूप में, तो वो मालदीव आया।
मालदीव में काजी रहा, उसके बाद वो श्रीलंका गया है। श्रीलंका में कई दिन रहने के बाद वो वापस बंगाल और आसाम की यात्राएं की। सुमात्रा होते हुए वो सीधा चीन के क्वांझू या जायतून जो उसका बंदरगाह था वहाँ की यात्राएं की। 1,20,000 किलोमीटर की यात्राएं जब करता है कोई व्यक्ति, 30 साल तक की यात्राएं करता है, तो अनेक प्रकार का अनुभव उसको होता है, दुनिया को जानने का अवसर मिला। एक बार फिर इसको थोड़ा देख लें, जैसा ये बताया गया है यही है। यहाँ से जब वो आया आपके सुमात्रा, और सुमात्रा से ये मैप यदि आप देखते हो थोड़ा और इसको, तो ये वहाँ से ये क्वांझू ये यहाँ पड़ता है, इसको देखें। अब देखिए कुछ रोचक चीज़ों के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि उसने 2 चीज़ें देखी। ये नारियल जो आपको दिख रहा है, नारियल उसने कभी देखा नहीं था, पहली बार भारत में ही देखा उसने। और एक ही पान, सुपारी डाल के, कत्था डाल के जो हम लोग खाते हैं, दूसरे लोग जो खाते हैं वो पान। नारियल और पान दोनों वानस्पतिक उपज है, ऐसा उसने लिखा है। और इनसे वो 5.1 में लिखिए इब्न बतूता अपरिचित था। नारियल और पान उसने कभी देखा नहीं था। अब नारियल के बारे में वो क्या लिखता है देखिए, आप सब लोग नारियल आपने देखा होगा। ये नारियल जो होता है इस प्रकार से देखो, इसकी आंखें टाइप दिखती है उसमें, नारियल में एक यूँ श्रीमुख भी बना होता है, और जोटी जो उसकी होती है वो गाड़ों की तरह होती है। तो उसने वही चीज़ें लिखी है कि नारियल के बारे में लिखा है कि ये एक विस्मयकारी वृक्ष है और जो खजूर के जैसा है। अरब में खजूर देखे थे उसने, तो खजूर जैसा बताया है। उसने लिखा है कि मानव के सिर जैसा है, सिर जैसा ही है, और उसमें 2 आंखें, एक मुख भी दिखता है, और अंदर का भाग हरा होने के कारण वो मस्तिष्क की तरह दिखता है। अंदर जो खोपड़ी की तरह दिखता है, अंदर वाला मस्तिष्क की तरह दिखता है, और मुख आँख और ये दिख ही रहे। और उसके रेशे जो है वो बालों जैसे दिखते हैं, ये जो रेशे हैं वो बालों जैसे दिखते ही हैं नारियल के। और उससे वो लोग रस्सी बनाते हैं, कई बार रस्सी वगैरह है वो इसको बना लिया जाता है। और लोहे की किलों की बजाय जहाज़ों को सीलते हैं। जब लकड़ी के जहाज़ बनाए जाते थे तो उन जहाज़ों को आपस में जो सीलते थे, लोहे की किलों की बजाय वो जो नारियल की जो जोटी या नारियल की जो रस्सी है उसके द्वारा इनको सील लेते, और वो उसमें काम आते थे। उसने ऐसी चीज़ें पहली बार देखी। उसने लिखा है कि खजूर जैसा थार ठीक वैसा ही है जैसा मानव मस्तिष्क है, और आंखें, कान, मुंह वगैरह, कान नहीं थे, आंखें और मुंह और उसका मस्तिष्क। दूसरा पान, पान के बारे में उसने लिखा है कि ये अंगूर लता की तरह होता है। अंगूर लता उसने देखी होगी, जैसे खजूर देखा होगा वैसे ही अंगूर लता की तरह उगाए जाने वाला वृक्ष है, और उसका उपयोग सिर्फ पत्ती के रूप में ही होता है। यानी पान है, जो पान की जो पत्ती है यही काम में आती है। ये जायफल देखा था, तो जायफल जैसी सुपारी बारीक काट कर तब तक काटी जाती थी जब जो बिल्कुल बारीक ना हो जाती, कट पान वाले काटते रहते हैं वैसे ही, और मुंह में रखकर उसको चबाया जाता है अंदर डाल के। पहली बार उसने देखा, विस्मयकारी चीज़ें उसने देखी, नारियल और पान। इसका तो शेम वो फेस है उसके हिसाब से उसने वर्णन कर दिया। और जो नारियल के जो रेशे हैं उसके बारे में कहा कि उनसे जो है वो लोग रस्से बांधे जाते थे, रस्से बनाए जाते थे और नावें बांधी जाती थी। पान के बारे में अंगूर लता की तरह है, पान का पत्ता काम आता है, और इसको जायफल की तरह सुपारी है, उसको बारीक काट कर उसमें चबाया जाता है मुंह में डाल के। ये विस्मयकारी चीज़ें। 5.2 में भारतीय शहर उन लोगों के व्यापक अवसरों वाले थे जिनके पास इच्छा शक्ति, साधन और कौशल थे। 5.2 में भारतीय शहरों के बारे में लिखा है। भारत की जो सिटी थी उस समय, बड़े शहर, उनके बारे में उसने लिखा है कि भारत के जो शहर है वो उन लोगों के पास बहुत अच्छे अवसर थे जिनके पास विल पावर थी, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति थी, बहुत अच्छे साधन थे या स्किल थी, कौशल थे, उनके लिए वहाँ बड़े अवसर थे भारत के शहरों में। घनी आबादी और समृद्धि वाले शहर थे, बहुत बड़ी आबादी के लोग वहाँ रहते थे और बहुत ही समृद्धशाली लोग वहाँ रहा करते थे, पैसे वाले लोग रहा करते थे। युद्ध अभियानों में भारी विध्वंस का सामना करना पड़ता था। जब युद्ध होते थे, आपने पढ़ा तैमूर के आक्रमण के समय, नादिर शाह के आक्रमण के समय, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उन आक्रमणों में सबसे ज़्यादा जो हत्याएं होती थी, आम तरीके से लोगों को काट दिया जाता, मार दिया जाता, वो इन युद्ध काल के अंदर उन बड़े शहरों में होते थे। वो लोग सीधे चपेट में आते थे और उनको विध्वंस का सामना करना पड़ता। ठीक है,
भीड़ भाड़ वाली सड़कों के साथ चमक दमक वाले रंगीन बाजार हुआ करते थे। भीड़ भाड़ वाले शहर तो थे, लेकिन चमक दमक वाले उस काल के रंगीन बाजार है, वो AI जनरेटेड पिक है, उस हिसाब से हुआ करते थे। बड़े शहरों में दौलताबाद दिल्ली को चुनौती देता था। दक्षिण भारत का जो शहर जिसने तुगलक ने एक बार राजधानी बनाने की कोशिश की, देवगिरी महाराष्ट्र का, या दौलताबाद, वो दिल्ली के बराबर की टक्कर वाला शहर था। तुगलकाबाद का वर्णन भी इसने कहा। दिल्ली में तुगलकाबाद के खंडहर आज भी मौजूद है, जो इनकी राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। बाजार आर्थिक विनिमय के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों के केंद्र थे। आर्थिक विनिमय, पैसे का लेन देन होता था, सामान का लेन देन होता था। इसके अलावा तमाम प्रकार की सामाजिक गतिविधियां भी बाजार में हुआ करती थी। मंदिर और मस्जिद तो निश्चित रूप से होते थे, उस समय मंदिर मस्जिद बाजार में थे। और इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर थे। नर्तक, संगीतकार, गायक, ये सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए बाजारों के अंदर एक निश्चित जगह होती थी, जिसमें ये लोग, नर्तक है, गायक है, संगीतकार है, ये अपनी कला का जो जौहर वहाँ दिखाया करते थे। लोग वहाँ उनको देखने के लिए, आज की तरह सिनेमा घर और तो और चीज़ें थी नहीं, लोग मनोरंजन कैसे करें? तो मनोरंजन करने का साधन था संगीतकार, गायक, सार्वजनिक प्रदर्शन का स्थान था। वहाँ लोग वो नाचते गाते होंगे, और जिनको इस प्रकार का जो भी चीज़ें देखनी है वो वहाँ पहुँच जाते, आराम से देख दाख लेते। भारतीय गांव जो थे वो अधिशेष का उपजाऊपन के कारण अधिक था। अधिशेष समझते होंगे। अधिशेष का मतलब ये होता है कि भारत के जो गांव थे, खासकर दिल्ली दोआब के जो क्षेत्र था, दोआब का, गंगा दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पे एक किसान को 10 क्विंटल धान चाहिए और उसके 40 क्विंटल हो गया। अब 30 क्विंटल वो बेचेगा। वो जो 30 क्विंटल धान है वो उसका अधिशेष है। और फसलें भी वो साल में 2 बार लेते। जहाँ जहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था थी, उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ फसलें 2 बार ले लेते। तो वो लोग संपन्न थे एक तरीके से देखें तो। भारत का जो माल था वो मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया में बहुत मांग थी उसकी। मध्य एशिया के क्षेत्र और दक्षिणी एशिया के अंदर ज़बरदस्त डिमांड थी भारतीय माल की। इसके अलावा सूती कपड़ा, मलमल, रेशमी, जरी और शाटन, याद रखें, भारत का सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध रहा है। मलमल जो बंगाल का, विशेष रूप से रेशम तो आपने पढ़ा होगा। आपका जो देविक राजा की धारणा, कुषाण काल के अंदर सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, जो रोम से चाइना के बीच में भारतीयों का कंट्रोल था। भारत के लोग बड़ी तादाद में सोना ले आए। वो रेशम, जरी और शाटन, इसकी भी बड़ी मांग हुआ करती थी। ये कपड़े का कुछ नाम है, याद रखें। भारत के शहर उन लोगों के लिए अवसर के थे जिनमें इच्छा शक्ति, साधन और कौशल थे। समृद्धशाली शहर थे। कई बार युद्ध और अटैक के समय भारी विध्वंस होता था। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें वाले और चमक दमक वाले शहर थे। बड़े शहरों में दौलताबाद दिल्ली को चुनौती देता था। तुगलकाबाद जो है, तुगलकों की राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसका वर्णन किया गया है। आर्थिक विनिमय के साथ सामाजिक जो शिष्टाचार है या सामाजिक लेन देन, आपस में लोग शादी ब्याह भी वहीं तय कर देते होंगे। आज भी कई जगह जो युग अलग बदल गया, बाकी 30-40 साल पहले जब मोबाइल और ये सूचना क्रांति नहीं थी, उस समय जब राजस्थान में यहाँ पशु मेले लगते थे, तो वहाँ भी कहीं न कहीं सामाजिक लेन देन हुआ करता था। मंदिर और मस्जिद बाजार में थे। गायकों के लिए, नर्तकों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्थान निर्धारित था। साल में 2 बार फसल ले ली जाती थी। और भारत के जो लोग हैं वो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के अंदर व्यापार करते थे। सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, जरी और साटन के कपड़े की भारत में बड़ी मांग थी। ऐसा इब्न बतूता अपने ग्रंथ रिहिला में लिखवाता है। संसार की एक अनूठी प्रणाली, इसके बारे में देखें। इब्न बतूता कुछ चीज़ों से प्रभावित हुआ, जैसे नारियल और पान सेवा। उसी प्रकार से उसने भारत के अंदर डाक प्रणाली जो भारत की थी उस समय की, पोस्ट सेवा, उससे बड़ा प्रभावित हुआ था। उसने लिखा है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने, तो 5.3 में पढ़िएगा कि एक विशेष राज्य उपाय करता था। और उसमें क्या होता था कि लंबी दूरी की जो यात्राएं थी, उसमें के प्रमुख मार्गों पर बहुत लंबी दूरी की जो यात्राएं थी, जैसे अपने पढ़ा दौलताबाद से दिल्ली, सिंध से दिल्ली, मुल्तान से दिल्ली, ये लंबी दूरी की यात्राएं 40-50 दिनों की यात्राएं थी। और उन यात्राओं में व्यापारिक लेन देन होता था। तो व्यापारियों को किस प्रकार से राहत मिले, इसके लिए सुल्तान वगैरह क्या करते थे, मार्गों पर सराय, धर्मशालाएं बोलते हैं, विश्राम गृह स्थापित कर लेते थे। प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे।
जहाँ ट्रेड होता था, जहाँ आपस में व्यापार होता था, उन मार्गों पर सराय बना देते, धर्मशालाएं, विश्राम गृह बना देते, पेयजल की व्यवस्थाएं करवा देते, पेड़ लगवा देते, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुल्तान करते थे ताकि उनको रेवेन्यू मिले, राजस्व मिले व्यापारियों के द्वारा। और तात्कालीन डाक प्रणाली से भी व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि व्यापारी वर्ग है उसको अल्प समय में क्या मिल जाता, थोड़े समय में सूचनाएं मिल जाती सबसे पहले उस समय की डाक व्यवस्था से। और 50 दिन में जब आदमी सिंध से दिल्ली की यात्रा करेगा तो 50 दिन में सूचनाएं आएगी जाएगी, तो फिर तो व्यापार कैसे होगा। तो व्यापारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, माल का ऑर्डर देने के लिए, माल को मंगवाने के लिए उसको तत्काल 2-5 दिन में, उस समय के 2-5 दिन में वो चीज़ें मिले, तो इसलिए डाक व्यवस्था जरूरी थी। तो व्यापारियों को सूचना, उधारी जो थी उनको, और माल भेजने में आसानी होती थी डाक व्यवस्था से, तो बहुत ही कारगर थी। और इब्न बतूता तात्कालीन भारत के डाक व्यवस्था से बड़ा प्रभावित हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार जो दूरी सिंध से दिल्ली में 50 दिन में होती थी, अभी अपने पढ़ा, वो डाक व्यवस्था से मात्र 5 दिन में हो जाती थी। 5 दिन के अंदर वो डाक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। और गुप्तचर की जो दिन है वो भी 5 ही दिन में, गुप्तचरी बहुत जरूरी थी। शासक वर्ग क्या करते थे, कभी खुद को सेफ नहीं मानते थे, उनको लगता था उनके जीवन को खतरा है, उनके राज्य और उनकी गद्दी को खतरा है, तो इसलिए गुप्तचरी वो करवाते थे बड़े बड़े सरदारों की। और वो गुप्तचरों की जो सूचनाएं हैं, कहीं विद्रोह की सूचना है, कहीं अटैक की सूचना है, कहीं पड़ोसी राज्यों की सूचनाएं हैं, वो दिल्ली तक जल्दी कैसे पहुंचे, तो इसके लिए भी व्यवस्था थी। उसी डाक प्रणाली से वो 4-5 दिन में कहीं से कहीं की पहुंच जाती थी। तो संसार की एक अनूठी प्रणाली है। व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए सराय विश्राम गृह स्थापित होते, डाक प्रणाली थी जिससे व्यापारियों को सूचनाएं, उधारी और माल आसानी से भेजने में आसानी होती। दिल्ली से सिंध की 50 दिन की जो दूरी है उसको डाक व्यवस्था से 5 दिन में पाट लिया जाता था। गुप्तचरों में भी आसानी थी। उस समय डामर की सड़कें थी नहीं, ये ध्यान रखें। कई जगह ये गांव के बाहर हर 3 मील में ये मंडप भी बने होते थे, जहाँ जो है उनकी जो व्यवस्था है, जो पैदल डाक हो, उसके लिए यहाँ पर व्यक्ति तैनात हुआ करते थे। और जगह जगह ये सराय और धर्मशालाएं बनी होती थी। अब देखिए, डाक व्यवस्था 2 प्रकार की, एक है उल्लुक और दूसरी है दावा। उल्लुक का मतलब है अश्व डाक, यानी घोड़ों के द्वारा डाक पहुंचाने की। अब घोड़ों से डाक पहुंचाने का तरीका था कि 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों से संचालित होता था। यहाँ ये जो घुड़सवार है ये तैनात है यहाँ 4 किलोमीटर में, और 4 मील सॉरी, और अगली 4 मील में फिर यहाँ चौकी थी, 4 मील में यहाँ चौकी थी। यहाँ से घुड़सवार जो डाक है वो डाक लेके इस 4 मील वाली चौकी पर द्रुत गति से, तेज गति से भाग कर आता था, और फिर यहाँ से जो रिसीव करने वाला यहाँ पहुँचाता था। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती जब तक डाक अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाती, तो इसमें बहुत कम समय लगता। तो ये उल्लुक व्यवस्था थी, अश्व डाक प्रणाली, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों से संचालित होती थी। अब दूसरी है पैदल डाक प्रणाली, दावा। प्रति 3 मील 3 अवस्थान होते थे, प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। डाक, ये जो डाकिया एक उस समय का मान सकते हो आप, AI की पिक्चर है, इसमें देखो क्या है, डाक उसने ले रखी है, इसके अलावा उसके पास एक छड़ी है जिस पे घंटी बंदी होती है। ये पैदल डाकिया था उस समय का। अब क्या होता था, सीधे रूप में अपन देखें तो प्रति 1 मील में 3 अवस्थान होते थे, 3 जगह एक तरीके से चौकी होती थी डाकियों की। और प्रति 3 मील पर एक घनी आबादी वाले जो गांव है वहां पर भी इस प्रकार का अवस्थान होता था, जहां बाहर मंडप लगा होता था। 3 स्टेप तो ये है। फिर 3 मील की दूरी पर यहाँ मंडप बना है, यह बड़ी घनी आबादी वाले गांव में यहाँ भी मंडप बना है। और ये डाकिया छड़ी लेके भागता था बहुत ही तेज स्पीड में, गति में, और वो घंटी जब बजती तो यहाँ का जो डाकिया है वो होशियार हो जाता, सजग हो जाता, और उसकी जो डाक है वो लेके फिर उसी गति से वो आगे भागता। फिर 3 मील पर, और उसके 2 चौकियाँ और बीच में होती थी, जैसे आपने बताया 1 मील पे 3 अवस्थान होते थे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक वो सामान या वो सूचना गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती। ये व्यवस्था थी। संदेशवाहक एक लंबी छड़ जिस पर तांबे की घंटी बंदी होती थी, उसको लेकर बड़ी तेज गति से वो दौड़ लगा देता, और आगे से आगे प्रक्रिया चलती रहती थी।
और इसकी खासियत थी कि ये घोड़ों वाली प्रणाली से यानी उल्लुक डाक प्रणाली से भी तेज़ थी, क्योंकि ये शॉर्टकट मार लेते भाई, इधर से उधर पतली गलियों में से भाग जाते होंगे। और ये घोड़ों वाली से भी बड़ी तेज़ थी और बड़ी विश्वस्त थी, और इससे कई बार खुरासन के जो फल थे उनको पहुंचाना होता था दिल्ली तक, तो इस प्रणाली का सहारा लिया जाता था। तो ये बहुत गतिशील डाक व्यवस्था थी, और इससे इब्न बतूता बड़ा प्रभावित हुआ उल्लुक और दावावाली से, और उसने अपने ग्रंथ रिहला के अंदर ये लिखा है। तो थोड़ा देख लें, ये 4 मील से और ये 3 मील से भागदौड़ वो सेम ही है, वो डाक लेके भागेगा, इसके पास एक घंटी है, छड़ी है, और आगे वाला सजग हो जाएगा, इससे लेके वो भागेगा, बस यही व्यवस्था थी। लास्ट में इब्न बतूता के बारे में इतनी बातें उसने लिखी हैं। उसने बहुत सारी चीज़ें अपने नारियल और पान वाली पढ़ी, ठीक वैसे ही कुछ ऐसी बातें मानी जाती हैं जो थोड़ी उसको विवादित भी बनाती है। उसमें जैसा दास व्यापार के बारे में वो शरीयत का जानकार था, लेकिन ऐसा माना जाता है, सही है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो खुद दास व्यापार में शामिल रहा था। उसके अलावा उसने भारत का जो पूर्वी भाग है उसके बारे में, वहाँ नरबख्शी लोगों के बारे में देखो उसने लिखा होगा, नरबख्शी जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है, हालांकि ये बात भी प्रासंगिक नहीं मानी जाती है। इसके अलावा जब वो मालदीव में रहा तो कहते हैं कि मालदीव में भी उसने वहाँ के राज परिवार की एक महिला से शादी कर ली, और बाद में वो 18 महीने में काजी का पद छोड़ के भाग गया। इसके अलावा भी इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ संबंधों को लेकर भी चर्चित रहा है, और उसके बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो विश्वसनीय नहीं है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग थे जिन्होंने तारीख फ़िरोज़शाही लिखी। उसके अलावा भी उसके दरबारी लोगों ने कहा है कि वो जो दंड देने की प्रक्रिया उसकी बहुत ही बुरी थी, वो दंडात्मक व्यवस्था में विश्वास करता था, और जो दंड देता था कई बार उसकी खाल निकलवा लेता, उसमें भूसा भर के पूरे राज्य में उसको घुमाया करता था। इसके अलावा भी अंग भंग कर देना, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उसने इसलिए की ताकि समाज में जो व्यवस्थाएं बनी रहे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का काल जो असंतोष का काल है, उसी काल में हमने पढ़ा कि विजयनगर बहमनी जैसे साम्राज्य डेवलप हो गए। तो ये इब्न बतूता है। अगले चैप्टर में हम फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का यात्री था और उसने भारत के बारे में क्या लिखा उसको पढ़ेंगे। ओके।